सभी कंप्यूटर्स में ज़्यादातर लिखा रहता है इंटेल इनसाइड। क्या मतलब है इंटेल इनसाइड का? क्या उत्तराखंड में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? कितने प्रकार से भारत में नागरिकता दी जा सकती है किसी व्यक्ति को? क्या प्रावधान है नागरिकता संबंधी? प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। ललित, कंफर्टेबल है? यस सर। आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में? सर हिंदी में। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ललित मोहन गोस्वामी है। मैं अल्मोड़ी ज़िले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय से मैंने उत्तीर्ण की है। उसके पश्चात मैंने अपनी 12वीं तक की परीक्षा अल्मोड़ा हेडक्वार्टर से उत्तीर्ण की है। मैंने अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से 2012 में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण किया है। उसके पश्चात मैंने अपना मास्टर्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से 2015 में उत्तीर्ण किया है। उसके पश्चात मैंने 3 वर्षों तक एज ए डिजिटल डिजाइन इंजीनियर इंटेल टेक्नोलॉजीज़ में बेंगलोर में कार्य किया है। और मैंने 4 वर्षों तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अध्यापन का कार्य नैनी परिषद सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में 2022 तक सर किया हुआ है। अच्छा, तो आप इंटेल में भी कार्य करते रहे हैं? यस सर। अच्छा, कहाँ की कंपनी है इंटेल? सर इंटेल सर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है सर, वहाँ। अच्छा, और इंटेल है सर। क्यों फेमस है? सर इंटेल जो है सर, जो आपके सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा सर एक नाम है। सभी कंप्यूटर्स में ज़्यादातर लिखा रहता है इंटेल इनसाइड। क्या मतलब है इंटेल इनसाइड का? सर जो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप सर जो इंटेल के द्वारा बनाई जाती है, तो वह सर मेन जो आपका कंप्यूटर का जो मेन जो आपका मेन जो आपका प्रोसेसर होता है, हाँ, तो इंटेल के द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी आजकल चिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। भारत भी एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यहाँ बनाना चाहता है। तो भारत के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? क्यों इतना आसान नहीं है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यहाँ सेटअप करना? सर मेन जो इसमें कारण है सर, एक तो सर जो आपका ग्लोबल जो आपका प्रोटेक्शनिज्म एक जो आपका कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है, इसमें जो यूएस और जो आपका यूरोपियन जो गवर्नमेंट है, इनके द्वारा जो आपका टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है सर, जो आपकी हाई क्लास जो टेक्नोलॉजी इसमें चेंज होती है, तो उसका एक जो ट्रांसफर है वो बहुत बड़ी एक समस्या है। और इसमें इसमें खर्चा जो है, मतलब जो आपके फाउंड्री को बनाने में जो खर्चा आता है सर, वो भी सर इसमें कैपिटल इंटेंसिव एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि सर मेन यहाँ पे। अच्छा, और सेमीकंडक्टर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं शायद साइज के बेसिस पे? यस सर। तो कम छोटे साइज वाले सेमीकंडक्टर बनाना ज़्यादा आसान है या बड़े साइज वाले? सर जो बड़े साइज वाले जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, तो उन्हें सर आसानी से बनाया जा सकता है। आसानी से बनाया जा सकता है। यस। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जी जब यूएस यात्रा पे गए थे, तो एक यूएस की कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया था कि वो एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट भारत में लगाएंगे। कहाँ लगाने की बात है और कौन सी ये कंपनी है? सर जो यूएस की जो बेस्ड कंपनी सर माइक्रोन टेक्नोलॉजीज, उनके द्वारा यहाँ पे मतलब गुजरात में सर एक प्लांट स्थापित करने की सर इसमें योजना थी, और वो सर उसका कार्य भी अभी चल रहा है सर। ठीक बात, धन्यवाद। ललित। यस मैम। ललित, आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं कुछ समय तक। यस मैम। है ना? yes, तो किस सब्जेक्ट में पढ़ाते थे? मैम मेरा जो अपना जो मतलब जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो उसी के जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, ये बताइए, आपने एनईपी सुना होगा? एनईपी 2020। यस मैम। हाँ, क्या है ये? मैम एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में लॉन्च की गई थी। तो इसमें बहुत सारी जो आपकी शिक्षा है, तो आपके प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तो यह एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। तो और ये बताइए 1986 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसको इसके द्वारा रिप्लेस किया गया था। अच्छा, ये बताइए कि ये पॉलिसी, जैसा आप बोल रहे हैं कि प्रीवियस पॉलिसी से अलग है, कैसे अलग है? कोई 3 बिंदु मुझे बताइए जो आपको लगता है कि ये पिछली पॉलिसीज ने इन मुद्दों पर बात नहीं की और अभी जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन मुद्दों पर ध्यान देती है।
मैम एक तो जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था, क्लास 12 तक की जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था उसमें इसमें चेंज किया गया है। क्या है चेंज वो? मैम जैसे पहले 10+2 जो एजुकेशन का जो आपका स्ट्रक्चर था, तो उसको चेंज करके इसमें 5+3+3+4 जो आपका एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसको इसमें लॉन्च किया गया। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए इसमें उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी जितना तो ये कि क्या आप पहले पिछली पॉलिसीज ने इन सब बातों पर नहीं चर्चा किए थे, इन सब बातों को नहीं दर्शाया था अपनी पॉलिसी में? यस मैम, उस टाइम मतलब उसमें समय के साथ में जो आपकी नीड है, मतलब जिस हिसाब से एजुकेशन चेंज हो रही ग्लोबल में, तो उसके हिसाब से चलने के लिए इसमें परिवर्तन किए गए। को करिकुलर की तो बात पिछली पॉलिसीज ने भी की हुई है, अभी कैसे अलग है ये? मैम जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो उनमें उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, उतने ही उसमें भी अगर ठीक है, आगे और दूसरी पॉइंट? मैम इसके अलावा इसमें जो आपके मतलब इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो आपके इसमें जो आपका हायर एजुकेशन में इसमें बहुत सारा उसमें किया गया है। और उसमें क्रेडिट जो आपको दिए जाएंगे, आप मतलब जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो वो इसमें फैसिलिटी दी गई, मतलब किसी भी टाइम पे आप जो आपकी हायर एजुकेशन है उसमें आप मतलब कहीं से भी कर सकते हैं। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है ना, और इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फोकस लैंग्वेज पे है, मदर टंग पर है ना। तो आप बताइए, आप चूंकि अपने सब्जेक्ट में पढ़ाते रहे हैं और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप इंग्लिश में ही पढ़ाते होंगे या आप हिंदी में पढ़ाते थे? मैम वहाँ पे जैसे जो स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में उतनी पकड़ नहीं होती है। मैम वहाँ पे रिमोट एरिया में हमारा वहाँ पे कॉलेज था, तो वहाँ पे जो मतलब एजुकेशन की टेक्निकल जो एजुकेशन था उसकी मतलब गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें वहाँ पे मैंने 4 साल कार्य किया था। तो वहाँ पे मतलब इंग्लिश में इतनी पकड़ होने की वजह से हम हिंदी में ही मतलब ज़्यादातर। तो हिंदी में क्या पुस्तकें भी हिंदी में थी सब्जेक्ट की? मैम इंग्लिश में ही थी, लेकिन हाँ, यही मैं बोल रही हूँ कि तो बात हो रही है कि हिंदी में मदर टंग में है ना पुस्तकों को भी ट्रांसलेट किया जाए, इसमें है ना। तो ये किस हद तक फिजिबल है, क्या ये सही रहेगा ये डिसीजन? मैम मुझे लगता है सही है। और कुछ जो स्टेट है वहाँ पे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो इंग्लिश के बजाय हिंदी में या जो आपकी क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पे शुरू भी हो चुके हैं कई स्टेट में, मुझे जहाँ तक याद है। तो मुझे लगता है कि ये सही गुणवत्ता परिवर्तन किए वहाँ पर? मैम वहाँ पे जैसे जो आपके कॉलेजेस में जो फैकल्टीज का बहुत अभाव रहता था, तो जो हम मतलब जो IIT और NIT से जो आपके स्टूडेंट आए हैं, तो उनको वहाँ पे भेजा गया था, वहाँ पे भी थी। अच्छा, क्या उत्तराखंड में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? यस मैम। कौन सी? मतलब यहाँ पे मैम गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, थैंक यू। लित। यस सर। ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले खबर थी कि CAA के आधार पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम के आधार पर कुछ लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। यस सर। तो कितने लोगों का समूह है, कितने व्यक्तियों का समूह है जिसे नागरिकता प्रदान की गई है? सर बेसिकली उसमें जो 6 आपके जो एक पूरा ग्रुप है, नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर जिनको नागरिकता दी गई। संख्या आपने पढ़ी थी, न्यूज़ पढ़ा था इसके बारे में? सर पढ़ा तो था अभी सर। अच्छा चलिए, कोई नहीं, संख्या इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मूल बात यह है कि क्या प्रोविज़न था जो आप बता रहे थे, कि क्या उसमें प्रोविज़न है CAA में? सर उसमें मेनली जो प्रोविज़न है सर, जो उसमें 6 जो आपके मतलब डिफरेंट रीजन के जो पीपल थे, उनको अगर 3 जो आपके कंट्रीज हैं, अगर मतलब आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अगर यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, तो 2004 से जो अगर आए हैं तो उनको 2004 से पहले 2014 सर सॉरी 2014 से जो आए हैं, तो उनको यहाँ पे इंडिया की नागरिकता देने का उसमें प्रावधान किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है कि इन 3 देशों के ही जो वहाँ से आ रहे हैं नागरिक, उनको ही भारत में नागरिकता दी जाएगी और सिर्फ 6 धर्मों को ही व्यक्तियों को दी जाएगी? सर बेसिकली जो ये 3 जो रीजन थे, कभी ना कभी इंडिया का पहले पार्ट रहा करते थे। ठीक है। तो वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो माइनॉरिटीज रहते हैं, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन के आधार पे अगर वो यहाँ पे इंडिया में रिफ्यूजी बन के आना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता यहाँ पे प्रदान। क्या व्यवस्था है, कितने साल तक रहना पड़ेगा तब नागरिकता दी जाएगी? सर जो इसमें 2014 से जो पहले आए हुए हैं। हाँ, और कितने लंबा निवास, मान लीजिए 2014-2013 में कोई आया है तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी? ये सर अगर कितने वर्षों के निवास के बाद की जाएगी? सर उस पर पहले जितना इसमें प्रोविजन था, पहले का जो नागरिकता अधिनियम था, तो उसमें इसको घटा दिया गया था सर। अच्छा, आपको सही नहीं पता है कितना? अच्छा चलिए।
कितने प्रकार से भारत में नागरिकता दी जा सकती है किसी व्यक्ति को? क्या प्रावधान है नागरिकता संबंधी? सर एक तो अगर यहाँ पे उसका जन्म हुआ है बाय बर्थ हम्म। तो उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ का वो रेजिडेंस है उसके आधार पर उसको नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक सर आसाम एकॉर्ड करके एक प्रावधान था सर 1885 में, जिसको अच्छा, नागरिकता कानूनों के संदर्भ में आपको पता है कि कितने प्रकार से नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है भारत के अंदर? यस सर। सर एक बाय बर्थ, हाँ ठीक है, और एक सर मतलब रेजिडेंस, और सर एक आसाम एकॉर्ड, और सर एक चलिए। नेचुरलाइजेशन। ये बताइए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे थे, उनका कहना है हम इसे लागू नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राज्य नागरिकता कानून को लागू होने से रोक सकते हैं? सर जो आपका नागरिकता है वो सर सेंट्रल का एक सब्जेक्ट है, तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें मतलब राज्य को कोई भी भूमिका नहीं है, कोई भी मतलब इसमें उनको पावर दी गई, लेकिन उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर कुछ ऐसा कुछ अरे अगर क्यों कर issues रहे हैं? हैं, किस उनकी- बात पर इशू क्या है? क्यों वो कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करने देंगे? सर एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफ्यूजीज के आने से वहाँ जो मतलब वहाँ की डेमोग्राफी सर उसको चेंज होने का, उनका जो कल्चर पे उनको एक तरीके से लगता है कि यहाँ पे खतरा है, जो मतलब कल्चर चेंज होने का, तो उनके द्वारा विरोध अच्छा, किया जा किसी रहा है राज्य का नाम बताएंगे कि ऐसा विरोध करने वाले राज्य कौन सा है? सर आसाम में जैसे बहुत। एक आसाम हो गया, और यस सर। इसके अलावा सर त्रिपुरा में सर बहुत अच्छा, ज़्यादा refugees- केरल भी विरोध कर रहा है? सर मुझे जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं है। Yes, पश्चिम बंगाल? सर पश्चिम बंगाल ये, हाँ सर पश्चिम बंगाल के द्वारा कुछ अच्छा और, बताइए, एनआरसी क्या है? सर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सर इसमें जितने भी यहाँ पे जो मतलब इंडिया की जो रेजिडेंस है उनका एक सर या एक तरीके से एक डॉक्यूमेंटेशन है सर। किसका? NRC इंडिया के इंडिया में जो निवास करने वाले लोग हैं? सर मतलब यहाँ के जो नागरिक हैं सर, नागरिकों का? यस सर। अच्छा, ये पूरे भारत में जो है किया गया है या किसी विशेष राज्य के संदर्भ में है? सर अभी इसको आसाम में लागू किया गया था, वहाँ पे एनआरसी कराया गया था। तो आपको लगता नहीं है कि इसको पूरे भारत में संपन्न किया जाना चाहिए? ये सर मुझे लगता है कि सर किया जाना चाहिए सर। अच्छा, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? सर वही सर, इसमें कुछ राज्यों के द्वारा सर विरोध किया जा रहा है सर, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा सर किया जाएगा आने वाले टाइम में सही वक्त पे। सही वक्त पे Yes. किया जाएगा। और ललित, यस सर। ये बताइए कि अभी हाल ही में फ्री मूवमेंट रिजीम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, क्या है और कहाँ है फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR? फ्री मूवमेंट रिजीम हाँ, सर जानकारी नहीं है? मेनली सर ग्लोबल ट्रेड से मुझे लगता नहीं है कि नहीं, सर ये भारत के किसी देश के साथ सीमा को निर्धारित करती है। सर इसमें नेपाल के साथ सर मुझे लगता है नहीं, नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है। ये बताइए कि किसी देश के साथ जब ओपन बॉर्डर होता है तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? सर उसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग का हो गया, और इसके अलावा सर उसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और इसके अलावा जो आपके नोट होते हैं सर उसमें जाली नोट्स का इत्यादि जो चैलेंजेस हैं सर, और आतंकवाद का जो चैलेंज है तो सर, अगर उनको इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं फिर भी क्यों रखते हैं भाई ओपन बॉर्डर? क्या हमको इसको बंद कर देना चाहिए, यानी कि रेगुलेट करना शुरू करना चाहिए? सर ओपन बॉर्डर से एक तो सर बहुत ज़्यादा जो मतलब जो दोनों देशों के बीच में सर गुड्स सर्विस और हाँ। पीपल का है सर, उसका आदान प्रदान बहुत ईजिली हो सकता है, तो इससे ठीक है। सर ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इससे दोनों जो कंट्री है उनकी जो टूरिज्म बढ़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा सर रोजगार जो आपके और रोजगार के चैलेंजेस भी साधन- आपने बताए। अब अगर आपके ऊपर छोड़ा जाए कि भारत और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर होना चाहिए या क्लोज बॉर्डर होना चाहिए, तो आप क्या पसंद करेंगे? सर मुझे लगता है कि सर रेगुलेटेड होना ही चाहिए सर, क्लोज तो हम नहीं कर सकते, और ना ही एकदम फ्री मूवमेंट। अच्छा, तो इसका कुछ बीच का रास्ता Yes, होना sir, चाहिए। yes. ठीक है। ये बताइए कि अभी नेपाल में कौन है प्रधानमंत्री? हाँ, पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प Yes, sir. कमल दहल प्रचंड। Yes, sir. वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? सर वो नेपाल जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अच्छा, माओवादी ठीक है, विचारधारा माओवादी से, है। yes. अच्छा, ये जो माओवादी विचारधारा है क्या है ये? सर ये जो आपकी कम्युनिस्ट जो आपकी विचारधारा है उसी का एक सर स्ट्रीम है मतलब, और ये अच्छा। चाइना से सर इसकी सर ओरिजिन हुआ था सर। अच्छा, तो ये बताइए कि हाँ, भारत में भी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं वो माओ की विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो क्या करना चाहते हैं वो? सर मेनली जो आपके लेफ्ट विंग जो विचारधारा है, हाँ हाँ, वो यहाँ पे सर एक तरीके से सर यहाँ पे सोशलिज्म जो है, जो मतलब जो आपका प्राइवेट जो एक तरीके से जो प्रॉपर्टी पे जो आपका बहुत ज़्यादा वो है, और इसके अलावा जो
कैपिटलिज्म है, तो उसके एक तरीके से उनके द्वारा विरोध किया जाता है। अच्छा, और जो ठीक, यहाँ पे मतलब उनका दोहन होता है सर, आपका जो रिसोर्सेज का, मतलब ठीक है। जो आदिवासी लोग का। ललित, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी उत्तराखंड सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक मुद्दा बना दिस लिव इन का, ठीक है, Yes. कि जो लिव इन कपल्स होंगे उनको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। अब कई लोगों का मानना है कि अगर रजिस्टर ही कराना है तो फिर शादी क्यों ना कर ली जाए, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये जो लिव इन वाला प्रावधान है कि उसको रजिस्टर कराना है लिव इन कपल्स को, ये कितना तार्किक है? सर मुझे लगता है कि ये सब मतलब बिल्कुल सही है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा सर एक तो गवर्नमेंट के द्वारा पहले रिकॉग्नाइज किया जा रहा है सर उसको, लिव इन को, तो ये बहुत बड़ा एक प्रोग्रेसिव स्टेप मैं कहना चाहूँगा। और अगर वहाँ पे रजिस्टर कराने के लिए अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो सर जो भी इसमें हिंसा या कुछ ऐसे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कुछ होती है तो उसमें गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहेगा। तो ये एक तरीके से उनकी सुविधा के लिए किया जा रहा है सर नागरिकों को। अच्छा, कोई इससे दिक्कत वाली बात आप नहीं समझते हैं? सर मुझे लगता है कि सर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर। ठीक है, यस, ठीक है ललित, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स। मैं आइए बैठिए। Thank ललित, ये पहला इंटरव्यू होगा यस सर, पीसीएस में? यस सर। और कहीं भी इंटरव्यू दे चुके हैं? हाँ सर, देहरादून में सर दिए थे। मतलब मॉक्स दिए हैं? Yes, sir. लेकिन ऐसे स्टेट वाला तो नहीं दिया ना अभी? नहीं सर। पहला होगा। अच्छा, आपके हिसाब से कैसा रहा आज का परफॉर्मेंस? सर मतलब थोड़ा स्टम्बल कर रहा था सर, और थोड़ा हाँ, कहीं पे ये क्या ज़्यादा नेचुरल है तेज। या आज ही हुआ है? सर थोड़ा मतलब सर पहले भी मैं होता बचपन है, से हाँ? था सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो वो जो आप क्या बोलते हैं कि थोड़ा स्टैमरिंग का इशू है क्या आपको? यस सर, थोड़ा सा। अच्छा, और सर सब मतलब जब नर्वस हाँ, होता हूँ तो nervous थोड़ा होते ज़्यादा हैं तो होता है और बढ़ सर, वैसे जाएगा, नॉर्मल ठीक नहीं है। होता सर। तो आपको कोशिश करनी है कि नर्वस ना Yes, sir. हो, ठीक है। यस सर। आसान नहीं है, लेकिन यस, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इससे नर्वसनेस के साथ ये कंबाइन होके यस सर। फिर आपका नुकसान करेगा, ठीक है Yes, ना। sir. तो आपको इससे बचना है। देखिए, आप अच्छे कैंडिडेट हैं ललित, और अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड भी है आपका, और Yes, sir. आपने जॉब भी किया हुआ है, इंटेल जैसी कंपनी में किया हुआ है। तो ओवरऑल कैंडिडेचर अच्छा है, लेकिन उसको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो एंट्री वगैरह ना स्मार्टली करेंगे, नॉक करेंगे, परमिशन लेंगे, आएंगे, चेयर के साइड में रुक के ग्रीट करिए बोर्ड को। Yes. बोर्ड जब आपको बैठने के लिए बोलेगा तो धन्यवाद करके बैठ जाइए, ठीक है। इसके बाद ना आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का ना इंटेंशन समझिए और टू द पॉइंट आंसर करने की कोशिश करिए। अभी क्या हो रहा है कि आप, क्योंकि वो जो स्टैमरिंग वाला इशू हो रहा है और नर्वस हो जा रहे हैं, तो आप ना बात को पूरी नहीं कर रहे हैं। आप इनफैक्ट मतलब उसको आधे आधे में छोड़ रहे हैं, और मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं अपनी तरफ से कि मतलब वो समझ लेंगे, Yes, sir. और समझ में भी आ रहा है मोर और लेस। फिर भी औपचारिक संवाद है, तो आपको अपनी बात पूरी तो रखनी है ना, Yes, पूरा sir. सेंटेंस तो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए एक ही अगर काम आपको करना है तो ये ध्यान में रखना है कि टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। Yes, sir. तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप माफ़ी मांग लीजिए Yes, sir. कि सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इसको देख लूँगा। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। बोर्ड भी समझता है कि कैंडिडेट को हर चीज़ पता नहीं होगी उस समय, तो ऑनेस्टी के साथ एडमिट कर लेना, ठीक है। जो आपके एरियाज़ हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, जो करंट अफेयर्स में है, जैसे कि सीएए पे बात हुई 2019 पे, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को, जो करंट के मुद्दे हैं, उनको तो देख ही लेना चाहिए, Yes, ठीक है sir. ना। तो उससे आपका ठीक रहेगा। अभी आपकी डेट आई नहीं है इंटरव्यू अभी की, नहीं है, sir. तो आपके पास समय है, तो उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए, और करंट अफेयर्स वाले सारे मुद्दे, नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड से स्पेशली जुड़े हुए, उनको थोड़ा तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। Yes. इतना करेंगे तो अच्छा होगा। ये क्योंकि स्टैमरिंग और ये सब चीज़ें, ये एकदम से नहीं आप उसको कुछ कर सकते हैं, तो ये नर्वसनेस की वजह से ज़्यादा है। Yes, sir. तो बस आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने का फ़ायदा ये मिलता है कि आप मतलब उस माहौल से परिचित हो जाते हैं, और नर्वस होने की कोई भी बात नहीं है, Yes. ठीक है। नर्वस होकर आप अपना नुकसान करेंगे, तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना। आप अच्छे कॉन्फिडेंस से जाइए, और कोशिश करिए कि जो आता है उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करिए, जो नहीं आता है उसको कॉन्फिडेंटली मना करिए, Yes. ठीक है। उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको, राइट। और इतना करेंगे तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। सर इसमें क्वेश्चन हाँ, बताइए।
सर जैसे मैंने प्रेफरेंस में जैसे हाँ जैसे पहले सर डिप्टी कलेक्टर है, उसके बाद हाँ सर इसमें डीएसपी जैसे जनरली हाँ डालते हैं हाँ लोग, हाँ, ठीक है। तो सर मैंने जैसे पीछे डाला हुआ है काफी। आपने पीछे डाला हुआ है, Yes, sir. क्यों पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं? ये सर क्या रीज़न है आपका? ऐसा मतलब जैसे भाई लोग मेरे सर ऑलरेडी हाँ। पुलिस में है, तो हाँ। मैंने देखा हुआ है सर कितना कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, Yes, टफ sir. हो जाता है। यस हाँ सर, ठीक है, लेकिन ये बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यस सर, तो अगर ये बात पूछी जाती है कि अगर आप पुलिस में या पुलिस को आपने क्यों कम वरीयता दी है, तो इसमें बोलेगा कि सर मुझे मतलब आप का कोई आपने आंसर सोचा हुआ है? नहीं सर वही मैं अच्छा, हर जगह तो पूछने मतलब की कोशिश की, ऐसा कुछ इसमें मिला नहीं सर। अलग अलग तरीके से आंसर दिए ऐसे- जा सकते हैं। कई लोग अपने स्वभाव से भी जोड़ लेते हैं कि सर पुलिस का जो वर्क नेचर है वो मुझे लगता है कि मेरे स्वभाव से बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता है, तो इस वजह से मुझे लगा कि अगर मैं उस सेवा में जाऊंगा तो मैं शायद अपना बेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैंने उसको वरीयता में नीचे रखा। अदरवाइज़ पुलिस सर्विस बहुत ही अच्छी है और मुझे मतलब अगर मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल उसमें भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्योंकि यहाँ वरीयता देनी थी इसलिए मैंने उसको पीछे रखा है क्योंकि मेरे स्वभाव से बहुत मैच नहीं करता। तो एक तो उत्तर यही हो सकता है, नहीं तो आप कुछ और वेरिएशन भी सोच सकते हैं इस पर ना, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। यस सर, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर मैंने मतलब मेरे परिवार के भी कुछ लोग हैं उसमें, उनसे भी बात की और मैंने देखा कि जैसा मेरा बेंट ऑफ माइंड है उसमें मतलब मुझे मेरे सीनियर्स ने और सबने ये सलाह दी कि मतलब शायद वो मेरे लिए बहुत उपयुक्त नहीं रहेगा, तो इस बेसिस पे मैंने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस सर्विस भी बहुत ही अच्छी सर्विस है और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यस तो मतलब सर्विस के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, अपना लिमिटेशन थोड़ा सा बताना है कि सर मुझे उसमें लगता है कि थोड़ा सा मेरा स्वभाव उसके अनुकूल मेल नहीं नहीं खाता है। सर। दैट इज इट। ठीक है, यस सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।